आइए चलिए 6.3 ख़त्म हो गया था ना। आइए थ्योरम है एक्सरसाइज 6 त्रिभुज। आज क्लास नंबर कितना होगा? 12। चलिए देखिए, हमने आपको 6 गो परिमेय पढ़ा दिए। 6 गो पढ़ाए हैं, है ना। आज एक ही परिमेय का होगा क्लास, है ना। एक ही परिमेय है, परिमेय नंबर 7। नंबर 7 देखिए, इन्हें आइए लिखिएगा। परिमेय कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए खरा दो समरूप त्रिभुज। देखिए तो बाबू, हम एक त्रिभुज इधर ये ले लेते हैं, और एक त्रिभुज ए ले लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, है ना। दो त्रिभुज खा रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। देखिए हमने क्या किया है, तो जो दिया है वो पहले लिखेंगे। हमको दिया है क्या क्या दिया है भाई? दिया है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो क्या है? त्रिभुज हैं। ये हमको दे दिया है ना। दो त्रिभुज है। आज दोनों त्रिभुज ऐसा है, समरूप हैं कि हमको बोल दिया क्वेश्चन में, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए तो समरूप त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। और जब त्रिभुज समरूप है बाबू, तो इसका संगत कोण बराबर होगा, और इसकी भुजा का अनुपात भी, संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल ई एफ होगा। संगत कोण, ये कोण का ये कोण बराबर, ये कोण का ये कोण बराबर, और ये कोण का ये कोण बराबर होगा ना। संगत कोण बराबर, और इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर। देखिए ए बी बराबर क्या? ए डी, ए बी बराबर ए डी बटे ई डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर, और बी सी बटे ई एफ बराबर होगा बराबर। क्योंकि इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये, और उसका अनुपात क्या होता है? जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब करा जब ये बराबर होता है
तो इसका जो होगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, जब ये बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर है। क्वेश्चन ने बोला है वर्ग के बराबर है। तो यहाँ देखिए तो त्रिभुज ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इसका बराबर है। तो बराबर है बाबू, आ जाइए, ए बी स्क्वायर ए बी बटे डी ई का स्क्वायर बराबर है ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर बराबर है बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। खराज की संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। बोल रहा है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा रचना करते हैं, अपने मन से जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, रचना। रचना क्या करते हैं, तो इसको देखिए ए से यहाँ पर एक डाल दिया हमने, एक लंब, इसको मान लेते हैं क्या, पी। यहाँ पर भी एगो डाल देते हैं, तो मान लिया क्यू, है ना। हमने एक डाल दिया है, एक लंब डाल दिया। ए पी बी सी पर लंब है बाबू, और ए क्यू ई एफ पर लंब है ना, है ना लंब। अब यहाँ से लिखेंगे परमान, अब यहाँ से लिखेंगे परमान। अब क्या करेंगे भाई, तो देखिए आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ देखिए हमको अनुपात में लाना है, चलते अनुपात में ही लेते हैं। देखिए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ए बी सी तो 1/2 तो होगा। और देखिए आधार हम इसको मान लेते हैं बी सी को, आधार किसको मान लेते हैं, बी सी, तो हो गया बी सी। और ऊंचाई कौन हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ए पी 90 डिग्री है ना, तो हो जाएगा ए पी बटे 1/2, और आधार हो जाएगा देखिए ई एफ, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी क्यू होगा। देखिए 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ क्या आया, तो आया बी सी बटा, अलग अलग कर देते हैं, ई एफ गुने ए पी बटा डी क्यू। इसको मान लेते हैं कैमा, पहला, उसको क्या मान लिया, कुछ नहीं किए, एक ही त्रिभुज लिए, दोनों का अनुपात में करा था, अनुपात में हमने बांटा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते थे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार इसको माने तो ऊंचाई हो जाएगा, आधार इसको माने तो ऊंचाई ई हो गया, वह लिए 1/2 काट दिए, ये आया। अब देखिए अब ये आया, अब क्या करना, अब देखिए हम एक त्रिभुज ई ले लेते हैं और एक त्रिभुज ई ले लेते हैं, ये दोनों को समरूप करते हैं पहले, है ना। देखिए तो त्रिभुज ए पी बी में तथा त्रिभुज डी क्यू ई में देखिए एंगल बी और एंगल ई दोनों संगत कोण बराबर होगा। देखिए ना एंगल बी और एंगल ई है ना संगत कोण, तो एंगल बी बराबर एंगल ई होगा। अब देखिए और ये है 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री है 90 डिग्री, क्योंकि हम रचना में लिए कितना है ना 90 डिग्री, तो
एंगल ए पी बी बराबर एंगल डी क्यू ई बराबर करना डिग्री 90 डिग्री। अब दो गो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का दो कोण हो गया बराबर, त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी समरूप है त्रिभुज डी क्यू ई। कैसे बाबू? एंगल समरूपता से, समरूपता से। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका अनुपात तो बराबर होगा ना, संगत भुजा का अनुपात कैसे हो जाएगा? होगा बराबर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि ए पी बटे डी क्यू बराबर है ए बी बटे डी। ये तो लिख ही सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना, है लिख सकते हैं। देखिए हमको जो चाहिए उस पर काम किए। देखिए हम ई लिए तो ई लिए संगत भुजा, ई लिए तो ई लिए, तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब हमको दिया है कि ए बी बराबर है ए बी बटे डी, किसके बराबर है? ये तीनों संगत जो आ रहा है, ये तीनों जो है संगत में सब आपस में क्या है? देखिए ना, ए बी बटे डी, ए सी बटे डी एफ, अब बी सी बटे ई एफ। और यहाँ भी देखिए हमको आया है। आइए अब थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं समीकरण 1 से। देखिए क्या है समीकरण 1 में? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ क्या है? बी सी बटा क्या है बाबू? बी सी बटा कहाँ है? बी सी बटा ई एफ। अब बटे क्या है? ए पी बटा डी क्यू, यही है ना। देखिए ए पी बटा डी क्यू किसके बराबर है? ए डी बटा डी के बराबर है। अब हम चाहें तो इसके स्थान पर ई भी लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं कि बी सी बटा ई एफ बराबर किसका है? ए बी अब बटा डी ई का। आज देखिए ए बी बटा डी किसके बराबर है? बी सी बटा ई एफ के है ना बराबर। मतलब हम चाहेंगे तो बी सी हटा के ई भी लिख सकते हैं, या ई हटा के वो भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं ना। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, जो मन करे। अब ए बी बटा है तो बी सी हटा ई वाला हटा के ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि तीनों आपस में कैसे बराबर है ना। यहाँ भी देखिए ना ए बी बटा, अब मन करे कि नहीं चल हम बी सी हटा के ए भी लिखेंगे तो ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में बराबर है ना, बराबर है। बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है? ए बी बटा डी के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा डी ई और अच्छा गुना, गुना में था गुना ए बी बटा डी था ना गुना में, देखिए ना। अब देखिए ए बी बटा डी ई कितना? ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। इसी प्रकार अब क्या करना? इसी प्रकार करके लिख देना, इसी प्रकार एगो सिद्ध किए ना, एगो सिद्ध कर दिए ना। अब इसी प्रकार लिख देंगे, किसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ किसके बराबर है बाबू? किसके बराबर है? तो बराबर है ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर बराबर
BC बटा EF का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। यही तो करना था और तो कुछ करना नहीं था, इजी था। एक बार देख लीजिए अच्छा से, उसके बाद फिर एक बार समझा देते हैं। इजी है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है एकदम, है ना, इजी है। देखिए कुछ नहीं किए बाबू, हमको बोला था कि दो समरूप त्रिभुजों का हमको बोला था क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है कब? जब उनकी संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के क्या हो, बराबर हो। तो देखिए हमने दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज DEF, और बोला था दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। समरूप कहने के मतलब हो गया कि उसका संगत कोण बराबर और संगत भुजा का अनुपात भी क्या, बराबर। अब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसका अनुपात, इसका संगत भुजा का वर्ग, इसका संगत भुजा का वर्ग, इसका संगत भुजा का वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने रचना किया, AP से A से एक लंब डाले B पर, उसका नाम दे दिए P, तो AP लंब है किस पर, BC पर। उसी प्रकार DQ लंब किस पर है, DQ लंब है EF पर, है ना। अब देखिए हमको अनुपात में चाहिए था, अनुपात में ले लिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार है यहाँ पर, देखिए BC है और AP क्या है, ऊंचाई है। इसका एरिया ऑफ त्रिभुज DEF होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो गया EF, ऊंचाई होगा DQ, हो गया 1/2 और 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, 1/2 कैंसिल हो गया। ई बचा देखिए BC बटा EF, इसको इसके साथ कर दिए, इसको इसके साथ कर दिए, और इसको मान लिया हम पहला। आप देखिए पहला जब माने तो हमको एक ए त्रिभुज लेके हम इसको पहले समरूप करने की कोशिश किए। समरूप किए तो देखे क्या कि AP बटा क्या आ गया, DQ, और AB बटा DF, मैंने AP बटा DQ किसके बराबर है, AB बटा DE के बराबर है, AB बटा DE के बराबर है। और यहाँ पर हमको दिया है कि AB बटा DE किसके बराबर है, AC बटा DF और BC बटा EF। तो हमने AP बटा DQ को हटा करके हम क्या लिख दिए, AB बटा DE लिख दिए। AP बटा DQ को हटा के AB बटा DE लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में यहाँ पर कोई चीज़ है, दोनों बराबर है। तो इसको हटा करके हम कोई लिख दिए, E लिख दिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों आपस में कैसा है, तीनों बराबर है। तो हम BC बटा EF को हटा करके हम कौन सी लिख सकते हैं, AB बटा D भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर में है। तो यहाँ पर इसको हटा करके हम लिख दिए AB बटा D, और AB बटा D और AB बटा D, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा ना, और D का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में आ गया। अब देखिए हमको एक पार्ट आ गया था ना, एक पार्ट आ गया था। अब एक पार्ट आ गया तो अब दूसरा पार्ट फिर इसे शुरुआत से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF, AB बटा DE का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर बटे BC बटा EF का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपका एक ही थ्योरम बच रहा था इसमें, एक्सरसाइज 6.4 के लिए एक ही थ्योरम था। थ्योरम ओके है चकाचक, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है नहीं। एक थ्योरम था, एक ही थ्योरम आज रह दीजिए, है नहीं, कल इसका चलेगा, जितना प्रॉब्लम रहे कल ख़त्म हो जाएगा प्रॉब्लम इसका, है नहीं। ये थ्योरम एक ही को था, उसके बाद आपका दो थ्योरम और बच रहा है, जो कि एक क्लास में दो थ्योरम चल जाएगा। एगो पाइथागोरस प्रमेय और एगो पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम, दुइयों को बच रहा है, एक पाइथागोरस का प्रतिलोम। तो एक क्लास में वो दोनों चल जाएगा, है ना। ये एगो एग्जाम में आएगा, एक एग्जाम 9 गो थ्योरम टोटल है, इसमें 9 गो थ्योरम टोटल है। 9 थ्योरम में से एगो आपको 10th एग्जाम में आ जाएगा, एगो तो आना ही आना, नहीं आने का तो कोई सवाल पैदा नहीं, कोई माय का लाल नहीं काटेगा, एगो तो आएगा,
9 गो में एगो आएगा। अब वो भी 5 नंबर में आएगा। ये चलते 9 घोर के पी जाइए, 9 घोर के पी जाइएगा, 5 नंबर आपका बाप का हो जाएगा। कोई काटने वाला नहीं है नहीं। डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है आपके साथ, थ्योरम के साथ क्या करना है नहीं। ठीक है, रह दीजिए आज।